ओके गाइस, सो सबसे पहले तो थैंक यू आप सभी लोगों को, जिन भी लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज भेजे थे। काफ़ी सारे लोगों के लिंक्डइन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस आए। रियली अप्रिशिएटेड यार। ठीक है, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दैट। अभी मैं आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि मुझे फील्ड जॉब मिला कैसे। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सारे वेज बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग को फील्ड जॉब कनाडा के अंदर मिल सकता है। ठीक है, रेज्यूमे से लेके, जॉब एप्लीकेशन से लेके, इंटरव्यू से लेके, ऑफर लेटर आने तक का सारा आप लोग को मैं जर्नी शेयर करने वाला हूँ। एंड ऑनेस्टली शेयर करूँगा बिकॉज जो मेरे साथ हुआ है, आई एम 100% श्योर किसी ना किसी को काम आ ही जाएगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। ज़्यादा देर नहीं, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया करो। अच्छा लग रहा है, अच्छी चीज़ें करो कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे घर के पास एक प्लेग्राउंड है गाइस, वहाँ पे स्कूल दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक वाले बच्चों का स्कूल है बिकॉज छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। आई एम नॉट श्योर बट उसके आसपास का ही है। वो अच्छा खासा प्लेग्राउंड है। अभी नया मूव हुआ हूँ तो मेरे पास वीडियो का कोई लोकेशन नहीं है कि कहाँ पे बैठ के वीडियो बनाऊँ। यहाँ पे पार्क है बट पार्क में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और जगह ही नहीं थी बैठने के लिए, तो मैं कहाँ पे खड़ के वीडियो बनाता। सो ये ग्राउंड लगा है जहाँ पे शांति है, कोई नहीं है और अच्छे से मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि किस तरीके से अपने को जॉब मिला है। सबसे पहले गाइस, बहुत सारे लोग के मैसेज आए थे कि भाई तेरी पोजीशन क्या है और कंपनी में तू करता क्या है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा इस मैकेनिकल इंजीनियर्स को यहाँ पे काफ़ी सारे पोजीशंस में जॉब मिल सकती है। ठीक है, जैसे क्वालिटी टेक्नीशियन हो जाता है, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, प्रोडक्शन टेक्नीशियन, फिर पैकेजिंग टेक्नीशियन। उसके अलावा भी अलग अलग बहुत सारे टेक्नोलॉजिस्ट, फिर ट्रबल शूटिंग के भी कुछ बहुत सारे पोजीशंस हैं यहाँ पे। रोबोटिक्स फील्ड में भी मैकेनिकल इंजीनियर्स को जॉब मिलती है एंड देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंपनीज रिलेटेड टू दिस जिसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हो। बट मेरा जो पोजीशन है वो है मेंटेनेंस मैकेनिक। ठीक है, बेसिकली मैं मशीन्स रिपेयर करता हूँ कंपनी के अंदर। अब मैं जो कंपनी में काम करता हूँ ये कंपनी 24/7 चालू रहता है। ठीक है, कभी भी साल में बंद नहीं होता है। खाली फ्राइडे को इसका मेंटेनेंस होता है, तो उस दिन खाली मैकेनिक जाते हैं और पूरे मशीन्स को ओपन करके रिपेयर करते हैं जो भी प्रॉब्लम में है। ओके, सो मेरा जो काम है वो होता है कि फॉर एग्जांपल एक कोई भी इंडस्ट्री ले लो, यहाँ पे कार की इंडस्ट्री होती है या फिर फूड की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, तो ये सारी कंपनीज 24/7 चलते रहती है। इनके ऊपर जो मोटर्स होती है वो 24/7 चलती है। मशीन्स, कन्वेयर बेल्ट्स या कुछ भी ले लो कंपनी के अंदर, वो सारा 24 घंटा चलते रहता है। सो कभी भी कोई भी मशीन 24/7 चलता है गाइस तो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यू हैव टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू दैट मशीन 3 to 4 days या कुछ मशीन्स को 2-3 दिन के अंदर। डिपेंड करता है मशीन की क्वालिटी के ऊपर, मशीन कितना बड़ा है, मशीन को कितना प्रिसीजन हो सकता है, उस हिसाब से पर्टिकुलर मशीन्स के हिसाब से अलग अलग मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसी कोई कंपनी में हूँ जहाँ पे आप लोग को 24/7 चीज़ें बनते रहती है, प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं एंड दे नीड अ मैकेनिक, 2 मैकेनिक्स एटलीस्ट फॉर अ शिफ्ट। 3 शिफ्ट होती है, 7 से दोपहर 3 बजे तक एक, दोपहर 3 से रात में 11 बजे तक एक और 11 बजे से सुबह में 7 बजे तक फिर से एक। तो इस तरीके की 3 शिफ्ट होती है और हर एक शिफ्ट में 2 मैकेनिक होते हैं। और मैकेनिक का काम यही होता है कि फॉर एग्जांपल कोई कन्वेयर चल रहा है और कन्वेयर में कोई तरीके का प्रॉब्लम आया तो हम लोग को ऑन द स्पॉट जाके रिपेयर करना होता है बिकॉज प्रोडक्शन रुकने वाला नहीं है, प्रोडक्शन चलते रहता है। ठीक है, तो हम लोग को फटाफट रिपेयर करना होता है एंड रिपेयर करके कैसे भी करके वो मशीन को वापस चालू करना होता है। ये एक मैकेनिक का काम होता है। बेसिकली मैं जो करता हूँ वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कितना पे है, कौन सी कंपनी में काम करता हूँ ये मैं नहीं बता सकता हूँ बिकॉज वो कंपनी की पॉलिसी में है कि आई कैन नॉट टॉक अबाउट देम एनीवे। उनका नाम भी नहीं ले सकता, ना ही मैं कोई वीडियो दिखा सकता हूँ, तो हम वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन थे आप लोग के, आई थिंक मैंने आंसर दे दिया आपको। मैं करता क्या हूँ मेरे कंपनी में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। सिंपल शब्दों में बताऊँ तो एक मशीन रिपेयर करता हूँ मैं। जो भी मशीन्स होते हैं वो सारे रिपेयर करता हूँ। ओके, उसके बाद अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मुझे जॉब मिला कैसे, बिकॉज अभी मेरा पढ़ाई जस्ट 20 डेज़ पहले कंप्लीट हुआ है और 20 डेज़ के अंदर अंदर मेरे पास फील्ड जॉब है। तो ये कैसे हुआ ये मैं आप लोग को बताता हूँ बिकॉज गाइज मेरे ऐसे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो दिसंबर में पास आउट हुए थे एंड अभी भी वो लोगों के पास जॉब नहीं है। वो ढूंढे जा रहे हैं यहाँ वहाँ बट उनको नहीं मिल रही है, कोई प्रॉपर पोजीशन पे जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, एंड मुझे 20 डेज़ में कैसा मिला ये मैं टेक्निक आप लोग को बताता हूँ। कोई टेक्निक नहीं है, सिंपल एक वे बताऊँगा। बहुतों को तो पता भी होगा बट आई थिंक आई शुड टेल दिस सो दैट जो भी बंदे आने वाले हैं फ्यूचर में, जो ग्रेजुएट होंगे या जो कनाडा आ रहे हैं, वो लोग को काफ़ी हद तक का आइडिया मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे हम रेज्यूमे में क्या करना है आप लोगों को। अब मैंने जैसे अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि भाई जब रेज्यूमे बनाते हो ना तो इस तरीके से बनाओ कि जो भी एचआर देख रहा है ना उसको ऐसा लगे कि नहीं ये पोजीशन के लिए बंदा फिट बैठेगा। अब ये कैसे होगा ये मैं आप लोग को बताता हूँ। नंबर 1, जो भी कंपनी के डिस्क्रिप्शन में होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडीड पे जाओगे, लिंक्डइन पे जाओगे ना तो वो लोगों ने अबाउट सेक्शन में सारा कुछ लिखा होता है कि हम लोग को ये पोजीशन के लिए ये सारी चीज़ें बंदे को आनी चाहिए, ऐसा कोई बंदा चाहिए। तो पहले तो आपको ये देखना है कि ये चीज़ें आपको आती है कि नहीं। 90% केसेस में क्या होगा कि आपको पता ही नहीं होगा क्या हो रहा है।
ठीक है। और 10% केस में ऐसा होता है जो लोग को एक्सपीरियंस होता है उनको तो पता ही होता है कि ओके हो क्या रहा है, तो वो लोगों के लिए चीज़ें बहुत सिंपलीफाई हो जाती है, ठीक है। बट हम जैसे लोग जिन्होंने कभी भी मैकेनिकल के अंदर कोई इंडस्ट्री में काम नहीं किया है उनको दिक्कत होगी। तो मैं क्या करता था ये आप लोगों को बताता हूँ। मैं पार्ट टाइम के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिसमें मैकेनिकल का वर्क कर चुका हूँ, ठीक है। नॉट प्रॉपर मशीन खोल के काम करना, बट उससे रिलेटेड ही था। मैं देखता था लोग क्या कर रहे हैं और ये सब मुझे आइडिया था एग्जैक्टली होता क्या है। तो कन्वेयर बेल्ट्स और ये सब चीज़ों में हम लोग काम करते थे। तो मैं जो कंपनी में अप्लाई कर रहा था, जो भी सारी कंपनीज में अप्लाई कर रहा था, वहाँ पे लिखा होता था कि भाई ये बंदे को कन्वेयर बेल्ट से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, फिर मोटर्स रिपेयर करनी आनी चाहिए, फिर इसके अलावा हमारे पास पीएलसी के मशीन्स है, पीएलसी प्रोग्रामिंग है, ये सब इसको आना चाहिए। तो मेरे को पीएलसी का थोड़ा बहुत नॉलेज था। तो मैं क्या करता था, वो जो लिखते थे ना उसको ही अपने वर्ड्स में लिखता था और रेज्यूमे में लिख देता था सिंपल शब्दों में। मैं कोई चैट जीपीटी यूज़ नहीं करता था। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई वहाँ से कॉपी पेस्ट कर, उसको चैट जीपीटी में डाल, फिर पैराफ्रेज कर और उसके बाद रेज्यूमे में डाल। देखो यार, कोई कंपनी वाले पागल नहीं है, उनको सब समझ आ रहा है आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। उनको भी पता है चैट जीपीटी नाम का टूल घूम रहा है मार्केट में, दे नो इट, और उनको भी पता है उसको फिल्टर कैसे करते हैं, ओके। तो आपको वो ऐसे इंटरव्यू के लिए नहीं बुला देंगे, पहले तो आपका रेज्यूमे चेक होगा, उसके बाद आपको एक कॉल आएगा। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, बट कभी भी चैट जीपीटी का यूज़ मत करना। पहले आप ये देखो कि उसके डिस्क्रिप्शन में क्या है और उससे रिलेटेड आपको एटलीस्ट 40 to 50% पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो यूट्यूब पे वीडियोस देखो और सीखो क्या होता है, ठीक है। बिकॉज आपके पास टाइम होगा जब आप लोग ये सब कर रहे होंगे, तो मेक श्योर आप लोग इंटरनेट पर बैठ की चीज़ें सीख रहे हो कि कंपनीज को चाहिए क्या है, कंपनी में अभी मार्केट में डिमांड किस चीज़ का है, ये आपको पता होना चाहिए। और उससे रिलेटेड एटलीस्ट 30-40% नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट बोलना तो आना ही चाहिए, फिर करने के बाद में करेंगे, ओके। सो इतना मुझे समझ आ गया। अब ये जैसे मुझे हो गया ना, तो फिर मैं क्या करता था, डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ अपने रेज्यूमे में लिख देता था उससे रिलेटेड एंड अप्लाई करता था। तो शुरू में मैंने ऐसे किया, 10 दिन तक 15 दिन तक मैंने ऐसे किया, विंडसर के अंदर ही किया, बट कोई जगह से इंटरव्यू का कॉल भी नहीं आया, ठीक है। अब मैं टेंशन में कि मैं बोला यार कॉल क्यों नहीं आ रहा है, 15 दिन से अप्लाई कर रहा हूँ, कोई भी जगह पे मेरे को मैकेनिकल की पोजीशन के लिए इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है। तो मैंने फिर अपना रेज्यूमे मॉडिफाई करने का ट्राई किया, चीज़ें बदली, उसके डिस्क्रिप्शन से हिसाब से जो भी कंपनी के रिक्वायरमेंट्स उसके हिसाब से मॉडिफाई किया अपने रेज्यूमे को, एंड फिर से अप्लाई किया, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आया। मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अब मेरे केस में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था लोकेशन, ठीक है। मैंने जैसे अपनी लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि जब मैं विंडसर से अप्लाई कर रहा था ये सब जगहों पे, तो मुझे कॉल ही नहीं आ रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन। तो मैंने एक चीज़ करी, अब मैं जो कंपनी में अप्लाई करता था ना, वो कंपनी के आजू बाजू में कोई भी एरिया को पकड़ता था और वो एरिया में से कोई भी घर का एड्रेस दे देता था, ठीक है। आई रिकमेंड यू टू डू दिस बिकॉज इसी से मेरे को इंटरव्यू कॉल आया है। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपनी हैमिल्टन में, वो कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, वो कंपनी हैमिल्टन में कोई जगह पे है, तो मैं क्या करता हूँ, उसके 4-5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी रास्ता पकड़ता हूँ और पहले मैंने लोकेशन के घर का एड्रेस और ये सब भी डालने का ट्राई किया, वहाँ पे कोई भी रैंडम का घर का एड्रेस डाल दिया। बट फिर मेरे को एक HR का कॉल आया था और बोलती है कि तू यहाँ पे रहता है, ये लोकेशन पे, आई नो समवन हु स्टेज एट जस्ट बिसाइड हाउस। तो मेरी वहीं पे हालत ख़राब हो गई। मैं बोला अब मैं क्या बोलूँ आगे, ठीक है। तो अगर आगे कुछ भी बोला और उसने पकड़ लिया ना, तो कभी ज़िंदगी में कंपनी में मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, बिकॉज इमेज ख़राब हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया, घर का एड्रेस डालना चेंज कर दिया, बंद ही कर दिया, ठीक है। चेंज क्या किया, उसके बाद मैं जगह के एड्रेस डालना शुरू किया। फॉर एग्जांपल कंपनी हैमिल्टन में, तो मेरे रेज्यूमे में लोकेशन हैमिल्टन दिखाऊंगा, भले मैं विंडसर में हूँ, मैं हैमिल्टन ही डाल के अप्लाई करूँगा। तो इस तरीके से मैं अप्लाई कर रहा था और ऐसे मेरे को इंटरव्यू कॉल्स आना शुरू हो गए, ठीक है। 4-5 दिन के बाद मेरे को 2-3 कंपनी से कॉल आए। ये बात अलग है उन्होंने नहीं बुलाया, बट मुझे कॉल आते थे। और वो कॉल आते थे ना, डायरेक्ट HR कॉल करती थी और बोलती थी कि भाई तू कहाँ पे और इंटरव्यू के लिए कब आ सकता है। तो मैं उसको फिर बोलता था कि ड्यू टू सम रीज़न मैं अभी विंडसर में हूँ और मैं 4-5 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे आ जाऊँगा, ऐसे करके मैं बोलता था। तो कुछ लोग रिस्पांस देते थे, कुछ लोग बोलते थे ठीक है 4-5 दिन के बाद कौन से टाइम पे आएगा ये बता दे, तो हम लोग तेरा स्लॉट बुक कर देते, उसके बाद आके इंटरव्यू दे। तो ऐसे भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए, ये सब चीज़ें करी। उसके अंदर ये 15 डेज़ के गैप के अंदर ही मैंने 3-4 कंपनी में यहाँ पे अप्लाई किया था, लोकेशन चेंज करके, तो मेरे को इंटरव्यू कॉल्स आने लग गए, ठीक है। तो रेज्यूमे में तो मैं यही जुगाड़ कह सकता हूँ आप लोगों को कि लोकेशन चेंज करके अप्लाई करो। जहाँ पे कंपनी है उसके 5-10 किलोमीटर के डिस्टेंस में आप लोग लोकेशन दो, या मैं तो कहता हूँ वो भी मत दो, डायरेक्ट जहाँ पे कंपनी फॉर एग्जांपल गल्फ में है या फिर लंदन में है, कहीं पे भी है, तो उसका डायरेक्टली रेज्यूमे में लिख दो गल्फ ओंटारियो, ठीक है। आप अपने रेज्यूमे में लिख दो, तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपको कॉल करने के, बिकॉज उनको लगेगा कि ओके हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए आ सकता है। पहले इनको ये बिलीव दो, उसके बाद जब कॉल आता है तो उसको अलग तरीके से हैंडल करेंगे, वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ, ओके। सो रेज्यूमे में आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, ये लोकेशन के हिसाब से सारा कुछ कर दिया। बाकी जो आपको मॉडिफाई करना है आप लोग कर सकते हो। लोगों को मेरे से ज़्यादा पता होगा एक्चुअली रेज्यूमे कैसे बनाते हो और सब चीज़ों में, ठीक है। तो वो आप इंटरनेट पे देख लेना। सो अपना रेज्यूमे का काम हो गया। अब सेकंड स्टेप आता है इंटरव्यू कॉल। सबसे पहले इंटरव्यू के 3 फेज़ होते हैं यहाँ पे। मेरा जो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, मेरे 3 फेज़ थे, ठीक है। सबसे पहला मेरे को HR का कॉल आया था, सेकंड मेरे को ऑनलाइन एग्जाम देनी पड़ी थी, और थर्ड मेरा इन पर्सन इंटरव्यू था।
ठीक है, उसके बाद मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। तो ये 3 स्टेप आप लोग को करने होते हैं। यूजुअली सारी कंपनीज में होता ही है। कुछ कंपनीज होती है जहाँ पे एचआर का कॉल आता है और डायरेक्टली आप लोग को हायर कर देते हैं, बट ऐसी बहुत कम कंपनीज होती है और वो पोजीशन भी नॉर्मल होगा और पे भी इतना कुछ होगा नहीं, तभी वो इतनी स्मूथली आप लोग को हायर करेंगे। यूजुअली क्या होता है यहाँ पे कि एचआर रेज्यूमे देखते हैं और डायरेक्टली आपको रैंडमली कॉल कर देंगे एंड आपका फ़ोन के ऊपर एक इंटरव्यू होगा एचआर के साथ। फ़ोन इंटरव्यू डायरेक्ट रैंडम होता है, दे डोंट टेल यू, दे जस्ट डायरेक्टली कॉल यू एंड आस्क यू थिंग्स एंड इस तरीके का होता है। सो मेरे को ऐसे कॉल्स आने लग गए, ठीक है, 10-15-20 दिन के बाद मेरे को ऐसे कॉल आने लग गए थे। मैं दिन के बेसिस पे 3-3 कॉल्स देता था इंटरव्यू पे एचआर को, ठीक है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज के फ़ोन आने लग गए थे मुझे। सो मेरे को एक चीज़ तो समझ आ गई कि मेरा रेज्यूमे परफेक्ट है, अभी मेरे को रेज्यूमे वाले नहीं, अभी उसके आगे के स्टेप में काम करना है। अब आगे का स्टेप ये होता है कि इंटरव्यू का जब एचआर का कॉल आए तो आप लोग को किस तरीके से बात करनी है, ये मैं आप लोग को बताता हूँ। नंबर 1, जब भी वो आपको कॉल करेगी ना, आपको नंबर 1 क्वेश्चन पूछेगी कि तू कोई इन पर्सन इंटरव्यू के लिए कब आ सकता है, ठीक है। आपको ये बोलना है कि अभी फिलहाल मैं जो लोकेशन पर मैंने अप्लाई किया वहाँ पे मैं हूँ नहीं, मैं कॉन्वोकेशन का बहाना मारता था, बिकॉज मेरा कॉन्वोकेशन हुआ नहीं था, तो मैं बोलता था मैं अभी कॉन्वोकेशन के लिए विंडसर आया हूँ, एक बार कॉन्वोकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। इस तरीके से ही मैं सारी कंपनीज़ को ऐसे ही बोलता था, ठीक है। सो ऐसे करके मैंने बोला और वो मान भी जाते थे, बिकॉज कॉन्वोकेशन एक लेजिट रीज़न है, तो कोई कुछ बोलता भी नहीं था। सो इस तरीके से मैंने किया। बट कुछ लोग होते थे जो क्लियर बोलते थे कि भाई जो भी है, वी नीड यू एट दिस टाइम एट दिस डेट ओवर हियर, यू नीड टू बी ओवर हियर फॉर एन इंटरव्यू। तो मैं पहुंच जाता था और ये कंपनी ने भी ऐसा ही मुझे बोला कि ये दिन पे भाई तुझे आ, अगर नहीं आ रहा है तो वी डोंट नीड यू, थैंक यू। तो फिर यहाँ पे मैं, आपने सब लोगों ने देखा था कि मैं कैसे कार रेंटल करके यहाँ पे आया था, तो इसीलिए आया था बिकॉज ये काफ़ी नामचीन कंपनी है और मेरे को लगा यार यहाँ पे अगर मेरा हो जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, एंड हो गया यहाँ पे लकीली। सो वही था, वही किया, वो लोगों ने कॉल किया और मैं यहाँ पे आ गया। और एचआर ने क्या किया, जब वो कॉल करती है ना, तो आपको बेसिक इंटरव्यू, आप लोगों ने रेज्यूमे में जो भी चीज़ें लिखी है ना, वो सारी चीज़ें आप लोगों को फ़ोन पे पूछ लेगी वो, कि तुझे आता क्या है, तू किस तरीके से लाइक समझता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। अब होता क्या है, कुछ एचआर होती है जिसको 15 ईयर्स 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। अब ये जो एचआर होती है ना, इनके सामने आप लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। यूजुअली जो नए एचआर होते हैं ना, उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, बट जो 15-20 साल से काम कर रही है ऑब्वियसली उसको टेक्निकल चीज़ें पता होती है, बिकॉज इतने लोगों के इंटरव्यू लिए होते हैं फ़ोन पे, तो उनको आइडिया होता है कि अच्छा ये क्या बोलेगा, ये एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या, ठीक है। तो ये केस में क्या होता है, आप 2 बार आप लोग ट्राई कर सकते हो। नंबर 1, अगर नया एचआर है तो इसको आप लोग कन्विंस कर सकते हो, बट अगर नंबर 2, अगर कोई पुराना एचआर है तो इसको आप लोग को प्रॉपर नॉलेज दिखाना पड़ेगा फ़ोन कॉल के अंदर, वरना ये आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, ठीक है। सो ये इसके लिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस देखो और सीख लो, जो भी कुछ सीख सकते हो, ठीक है। एक बार आप लोगों ने सीख लिया, उसके बाद आप लोग एचआर को समझा सकते हो एंड ट्राई टू टेल हर कि मैं यहाँ पे हूँ, ये रीजंस की वजह से वो लोकेशन पे अभी नहीं आ सकता, बट मैं 2-3 दिन के अंदर वहाँ पे पहुँचने का ट्राई करूँगा। सो आप क्या कर सकते हो, रेंटल गाड़ी लेके राइड वाइड मार के वहाँ पे जाना, इंटरव्यू दे के वापस आ जाना, इस तरीके का भी कर सकते हो। मैंने किया है, इसलिए मैं आप लोग को एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार एचआर का काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सेकंड राउंड होता है ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। आप लोग को हर एक कंपनी में, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, यूजुअली एग्जाम्स लेती है, ठीक है। आपके जो भी फील्ड होते हैं यहाँ पे 10-15-20 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 2-3 थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस होंगे, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे, इस तरीके के नॉर्मल बेसिक एग्जाम्स होते हैं। तो बेसिक नॉलेज आप लोग को होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ गैदर करना स्टार्ट कर दो, जितना जल्दी कर सकते हो, वरना मुश्किल रहेगा। एक बार आप लोगों ने एचआर क्लियर किया, उसके बाद आप लोगों ने जो भी ऑनलाइन एग्जाम होती है वो क्लियर किया, उसके बाद आता है इन पर्सन इंटरव्यू। अब इन पर्सन इंटरव्यू का आप लोग को मैं एक्सपीरियंस देता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 इन पर्सन इंटरव्यू दिए, ठीक है, नहीं 3 नहीं 4 इन पर्सन इंटरव्यू दिए थे। उसमें से मैं आप लोग को एक्सपीरियंस देता हूँ मेरा किस तरीके का रहा है कनाडा के अंदर, ठीक है। इंडिया का थोड़ा अलग है, यहाँ का थोड़ा अलग है। सबसे पहले गाइस ये लोग आपके कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करेंगे, ठीक है। इन पर्सन इंटरव्यू का मतलब ही है कि वो आपको इन पर्सन एनर्जी फील करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि इंसान हमारे साथ बैठे बैठे कम्युनिकेट कैसे कर सकता है, ठीक है। सबसे पहला ये लोग का यही टारगेट रहता है यहाँ पे, इसीलिए इन पर्सन इंटरव्यू रखते हैं और कोई रीज़न नहीं होता ये लोग का। सो मेक श्योर कि यू टॉक गुड, यू कम्युनिकेट गुड विद एवरीवन, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो आपको यहाँ पे जॉब मिलने में आँख में पानी आ जाएगा, ठीक है। बहुत मुश्किल है यहाँ पे जॉब मिलना, बिकॉज ये चीज़ हर एक कंपनी देखती है। भले ही आपको टेक्निकल नॉलेज थोड़ा कम आता है, बट वो ये देखेंगे आपका कम्युनिकेशन स्किल किस तरीके का है, आप किस तरीके से सामने वाले को डील कैसे करते हो सामने वाले से, ये तो बहुत मैटर करता है। नंबर 2 है इंग्लिश किस तरीके से बोलते हो, बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स हमारे इंडिया से आते हैं ना, उनका इंग्लिश थोड़ा हिला हुआ होता है। तो मेक श्योर आप लोग थोड़ा इंग्लिश और कम्युनिकेशन पे काम कर लोगे ना, तो आप लोग 60% क्राउड को बीट कर चुके हो, ठीक है। बिकॉज 60% लोग इसमें हवा टाइटी होती है। उसके बाद आते हैं हमारे 40% लोग जो ये 2 चीज़ों में अच्छे होते हैं। बट फिर आता है हमारा सेकेंड राउंड जो होता है टेक्निकल राउंड। इन पर्सन इंटरव्यू में गाइस टेक्निकल राउंड भी होता है, जहाँ पे आप लोग को कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे।
मेरे से भी कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे और मेरे से ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे जो कंपनी में वो टाइम पे इश्यू चल रहा था ना, वही इश्यू उसने उठा के मुझसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ हमारे कंपनी में होती है तो हम क्या करें। एक मशीन था, ठीक है, प्रेस करने का मशीन था। सो वो प्रेस मशीन था, उसके वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, मैं जाऊँगा नहीं बहुत ज़्यादा, बट आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। वो प्रेस मशीन के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल वायरिंग का इश्यू था और वो बोल रहा था कि मशीन प्रॉपरली जा रहा है बट वो अच्छे से प्रेस नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सम इश्यू। वो इश्यू क्या है वो हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, तू एक्सप्लेन कर सकता है, बिकॉज तेरे को एक्सपीरियंस है ये चीज़ में। तो मैंने उनको 3 वे में आंसर दिया, ठीक है। नंबर 1 वे में बोला कि जब मशीन प्रेस करता है तो मैकेनिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिकली जाके भी उनको बताया, और तीसरे वे में भी जाके उनसे बात करी मैंने कंप्रेशन के वे में, ठीक है। तो जब मैंने तीनों वेज कवर किए ना, तो वो बोलने लायक कुछ रहा नहीं था, बिकॉज मैं ऑलरेडी हर एक वो पर्सपेक्टिव बोल चुका था जो प्रॉब्लम प्रेस में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उसने वो क्वेश्चन मेरे से पूछा ही नहीं, वो सेकंड क्वेश्चन में निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपको पूछेगा एंड मेक श्योर आपको जो भी कुछ पता है आप अलग अलग डायरेक्शन में उसको एक्सप्लेन कर दो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत सिंपलीफाई रहेगा। एंड काइंडली बी ऑनेस्ट गाइस, इनको पता लग जाता है, ये कोई भी इनको ना, देखो एक बात बताता हूँ, ये जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना आप लोग का, 10-15 साल का एक्सपीरियंस होता है लोगों को। सो इनको पता होता है कौन क्या बोल रहा है, किसका इंटेंशन किस तरीके का है, ये भी इनको पता होता है। सो मेक श्योर आप लोग थोड़ा क्लियर रहे और ऑनेस्टली बात करें तो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक बार आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, फिर आप लोग उसको अच्छे से टेक्निकली एक्सप्लेन कर पा रहे हो चीज़ें, फिर आप लोग को नॉर्मल बेसिक कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। इंटरव्यू में बहुत सिंपल होता है, कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। वो ये सब कम्युनिकेट करने के बाद वो आपको बोलेगा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड वी लेट यू नो आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है। तो मेरे को भी ऐसा ही बोला था उसने कि मैं आपको कुछ दिनों के अंदर अंदर कॉल आएगा अगर हम लोग इंटरेस्टेड है, और मेरे को अगले ही दिन कॉल आ गया था लोग का कि वी आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू, और ऑफर लेटर भेज दिया था और सारी चीज़ें अगले दिन से स्टार्ट हो गई थी। सो ये था गाइज मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस इंटरव्यू से रिलेटेड कनाडा के अंदर। आशा करता हूँ आप लोग को ये हेल्प करेगा, बिकॉज मुझे जिस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मेक श्योर रेज्यूमे जिस तरीके से बताया ये करते हो। नंबर 2 कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ा ढंग से करते हो। नंबर 3 थोड़ा बहुत टेक्निकल बोलना आता हो, भले ही करना ना आता हो, बिकॉज यहाँ पे जब ज्वाइन हो जाओगे ना तो आपको 10-15 दिन का ट्रेनिंग देते हैं वो लोग, वो 10-15 दिन में बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। बट एटलीस्ट बोलना आता है ना टेक्निकल, तो आपका काम हो जाएगा। सो मेन 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई, इस पे काम कर लेना, आई एम 100% श्योर जॉब लग जाएगा। स्टे पॉजिटिव एंड कोशिश करते रहो। अच्छे से अच्छी जॉब वेट कर रही है आप लोग का, अच्छे से अच्छी कोई भी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आप लोग का वेट कर रही है। सो कैसा लगा डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।